नाज़रीन, रेड सी से बड़ी खबरें सामने आई हैं कि यमन की जानिब से मिसाइलों से हमला किया गया है अमेरिका पर। इस वक्त अमेरिकी ऑपरेशन जारी है, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। अमेरिकी इत्तेहाद टूटने के बाद उनका ऑपरेशन पूरी तरह से नाकाम हो गया है और अमेरिकी पावर की कलाई पूरी तरह से खुल गई है। एक तरफ दुनिया की सुपर पावर है और दूसरी तरफ एक सबसे गरीब मुल्क है जिसने पिछले 9 सालों में सिविल वॉर झेली है, लेकिन उसने पूरी तरह से नथ डाल के रखी हुई है अमेरिका को और पूरे यूरोप को। तो इस वक्त यमन से सूरत हाल क्या है और अमेरिका ने अब नया क्या तरीका निकाला है और उस पर भी उसका मजाक ज्यादा बन रहा है, जो यमन को काउंटर करने के लिए नया प्लान बनाया गया। तो वो तफसीलात भी आपके साथ आगाह करेंगे। फिर गजा जंग से नाज़रीन बड़ी खबरें हमारे पास आई हैं। खबरें इस तरह की हैं कि मज़ामती तहरीक ने इसराइली फौजियों को मारा है, अपने साथ ले गए और सुरंगों में रखा हुआ है, ठीक है ना। ये नई खबर और बहुत बड़ी खबर इसराइल की जानिब से ये सामने आ गई है कि उनके साथ इस वक्त ये हो रही है। उसके अलावा उनका बहुत अहम पोर्ट सिटी है एश्कोलोन, उस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। उनकी तफसीलात भी आपके साथ आगाह करेंगे। फिर एक अरब मुल्क ने गद्दारी करने की कोशिश की और मज़ामती तहरीक जो कि फातेह है, पूरी दुनिया जिसे फातेह कह रही है, उससे सरेंडर करवाने की कोशिश की गई है। तो उस पर यहया सिमार का पहली बार रिएक्शन सामने आ गया है, पहली बार वो जंग में बोले हैं। तो वो तफसीलात भी आपके साथ आगाह करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, गजा जंग अपने छोटे से इलाके से निकलकर एक रीजनल वॉर तो हकीकतन बन चुकी है, लेकिन एक आलमी वॉर ये इस तरह से है और उस तरफ जा रही है कि इसके जो इंपैक्ट है वो पूरे आलम पर, पूरी दुनिया पर हो रहे हैं। जो ग्लोबल ट्रेड, जो ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासर हो रही है, उसका इंपैक्ट हर किसी पर आएगा। और अभी एक बड़ी खबर नाज़रीन ये भी जल्दी जल्दी आपसे शेयर कर दें कि सऊदी जहाज को भी निशाना बनाया गया है। ये कल का ये वाकया है कि जिसमें एक जहाज जो कि सऊदी पोर्ट से, वहां से रेड सी से निकलकर अरेबियन सी की तरफ आ रहा था, उसको भी यमन ने निशाना बनाया है। तो अब ये पूरी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, हंड्रेड्स ऑफ जो शिप्स हैं वो अपना रूट तब्दील करके अफ्रीका से घूम कर जा रहे हैं। कीमतें आपको अगले आने वाले चंद दिनों में बढ़ती हुई नजर आएंगी। ऑयल प्राइसेज जो बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये पूरा आलम जो है बेसिकली वो इस जंग से मुतासर हो रहा है। पहली बड़ी खबर जो रेड सी से है अमेरिका के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो टक्कर है वो इसराइल अमेरिका वर्सेस यमन है, ठीक है ना। तो अमेरिका के हवाले से नाज़रीन पहली बड़ी खबर है कि उनके वॉरशिप्स को बैलिस्टिक मिसाइल के साथ निशाना बनाया गया है। ये पहले फॉक्स न्यूज़ की आप खबर देख लें कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑन अमेरिकन वॉरशिप शॉट डाउन अ बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग कम्बैट इन ओनली 1 और 3 टाइम्स इन रेड सी यमन, ठीक है ना। कि वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वॉरशिप पर इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फायर किए गए हों। तो हमले यमन की जानिब से मुसलसल जारी हैं। जो वॉरशिप उनके रडार में आ रहा है या इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर यमन हमले कर रहा है। कुछ को उनके जो वॉरशिप्स हैं वो डिटेक्ट करके तबाह कर रहे हैं और उसमें भी एक को तबाह करने के लिए उनका जो एक खर्चा आ रहा है सिर्फ एक ड्रोन या मिसाइल का, वो $2.1 मिलियन है। तो हमले मुसलसल जारी हैं, कुछ तबाह हो रहे हैं और कुछ जाकर निशाने पर लग रहे हैं। लेकिन ये जो फॉक्स न्यूज़ ने खबर दी है, इससे 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं। एक चीज़ तो ये है कि यमन धड़ल्ले से हमले कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो चुप करके बैठ गया है, ठीक है ना, और उसने जो है वो अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर लिया है। हमले वो धड़ल्ले से जारी कर रहा है। वहाँ पर किसी की खबर हम तक पहुँच रही है, किसी की खबर नहीं पहुँच रही, क्योंकि वहाँ पर कोई मीडिया तो है नहीं। वहाँ पर या ब्रिटिश नेवी रिपोर्ट करती है, यमन करता है या अमेरिका करता है। हमले मुसलसल जारी हैं, ठीक है ना, और वो धड़ल्ले से हमले जो है वो यमन कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की यह है कि जो अमेरिकी ऑपरेशन है प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है, ठीक है ना। वो पूरी तरह से मजाक बन गया है पूरी दुनिया में उस पर, बल्कि उनका अपना मीडिया सबसे ज़्यादा इस पर मजाक बना रहा है और अपनी सिक्योरिटी पर सबसे बड़ा सवाल उठा रहा है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। हम कहाँ की सुपर पावर हैं कि एक यमन जैसा मुल्क वो हमें टक्कर देकर बैठा हुआ है और हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सक रहे हैं। तो जो उनका ऑपरेशन है, अमेरिकी ऑपरेशन जो कि शुरू हुआ और अब वो फेल हो चुका है, ये सबसे बड़ी बात आपको समझना जरूरी है। क्योंकि अमेरिका की जानिब से जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, मायर्स्क, एमएससी और दीगर, उनको कहा गया था कि आप अपने शिप जो है वो यहाँ से गुजारें और हमारी सरपरस्ती में गुजारें, हम आपकी हिफाजत करेंगे। तो सबसे पहले इन 2 कंपनियों ने ट्रस्ट करते हुए अमेरिका पर अपने जहाज यहाँ से गुजारने की कोशिश की, लेकिन वो एक जहाज भी यहाँ से नहीं गुजार सके और इन दोनों कंपनियों के जो जहाज हैं वो यमन ने तबाह कर दिया, ठीक है ना। देन इस वाक़े के बाद उनकी अमेरिका की क्रेडिबिलिटी जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गई। जो बाकी शिपिंग कंपनीज हैं उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा भाई अब हम नहीं जा रहे। वो तो पहले से इनकार कर चुके थे, लेकिन अमेरिका ने उनको एक उम्मीद दिलवाई कि हम आपको ये रूट जो है वो क्लियर करवा के दे सकते हैं। जब वो नहीं करवा के दे सके तो बाकियों ने कहा कि ठीक है भाई हम नहीं जाने वाले रेड सी में जब तक मामलात मुकम्मल क्लियर नहीं हो रहे। तो अमेरिका देखे ना, इत्तेहाद टूट गया। आपने अकेले ट्राई करने की कोशिश की, आप नाकाम हो गए, तो आपका तो पूरी तरह से भांडा फूट गया ना। तो अब अमेरिका इस सूरत हाल में पूरी तरह से फंसा हुआ है और इंटरेस्टिंगली अब उसने एक नया तरीका निकाला है इस सूरत हाल को टैकल करने का, एक अपनी इज्जत को बचाने के लिए। वो पहले आप तरीका सुने, फिर आपको भी हंसी आएगी कि अमेरिका
इस वक्त कर क्या रहा है? अमेरिका ने जनाब सैंक्शंस लगा दिए हैं ईरान पर, ठीक है ना, हमले हौसीज कर रहे हैं, हमले यमन कर रहा है, और पाबंदियां किस पर लगाई हैं? ईरान पर। पहले आप ये खबर देखिए, यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? वी इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन द इरानियन नेटवर्क दैट फाइनेंसेस हौसीज अटैक्स टारगेटिंग इंटरनेशनल शिपिंग। तो ये जनाब एक नया मैं कहता हूँ अपने साथ इन्होंने मजाक किया है, ये अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं और किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, क्योंकि आपकी इन पाबंदियों से भाई हो क्या जाएगा? आपने पिछली दहाई में आप मतलब कितने सालों से आप ईरान पर पाबंदियां लगा रही हैं। ऑलमोस्ट 50 सैंक्शन जो है वो ईरान पर लगाई गई हैं, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने उन तमाम सैंक्शंस को न्यूट्रलाइज किया है, और ईरान की जो इकॉनमी है वो ग्रो करती रही है, वो नीचे नहीं आए बल्कि वो ग्रो करती रही है, और इस वक्त भी जो उनकी रेशो है वो 3.8% है। जब पूरे यूरोप ने और पूरे अमेरिका ने जोर लगाकर उन पर इतनी ज्यादा पाबंदियां लगाई तो तब कुछ नहीं हो सका। तो अब क्या होना है? अब तो उन्होंने इस पर तफसीली आपको बता चुके हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा। अब तो उनके रशिया के साथ इतने बड़े मुआहदे हो गए, रशिया और फिर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके साथ वो ट्रेड करने जा रहे हैं, पूरे मिडल ईस्ट के साथ उनके मामला बेहतर हो रहे हैं, सऊदी अरब, इजिप्ट, जिनके साथ उनकी 40 साल मुखालफत थी। तो अब तो यमन ने अपने आप को पूरी तरह से संभाल लिया है, उस मुश्किल तरीन सूरत हाल में आपकी पाबंदियां कुछ नहीं कर सकी। तो आज उन्होंने क्या कर लेना है? आप देखें, रशिया के साथ उन्होंने आज ही जो है वो अपनी करेंसी में ट्रेड करने के हवाले से मुआहदा कर लिया है, ठीक है ना, तो वो तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये आपकी पाबंदियां, ये तो आपने अपने साथ मजाक किया ना। आपने ईरान को या यमन का को इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या इससे आप पर हमले बंद हो जाएंगे? क्या इन सेक्शंस के बाद रेड सी का रास्ता क्लियर हो जाएगा? क्या इसके बाद जो इसराइली पोर्ट्स हैं वहां पर जहाज पहुंचना शुरू हो जाएंगे? क्या इसके बाद आप पर हमले बंद हो जाएंगे? तो कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। तो फिर आपने ये किया क्या है, ये बताया ना। तो अब इस तरह जो है वो अमेरिका फंसा हुआ है, यानी इसराइल उस पर प्रेशर डाल रहा है कि हमारा 2 हफ्ते से एक कंटेनर नहीं पहुंचा, फूड की वहां पर शॉर्टेज हो गई है, बाकी सप्लाई उनकी कटी हुई है। फिर ये जो सारी बड़ी कंपनीज हैं, यानी दुनिया को कंट्रोल करते हैं इनके जो ऑनर्स हैं, तो वो सारे अमेरिका में बैठे हुए मोस्टली, और वो अमेरिकन गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि भाई ये हमें क्लियर करवा के दें। वो अमेरिकन गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं, इसराइल अमेरिका पर प्रेशर डाल रहा है। फिर देखें ना कि अमेरिका की अपनी इकॉनमी भी तो मुतासर हो रही है ना, वो भी तो सारी ट्रेड इन्हीं कंपनीज के जरिए करता है, वो भी तो मतलब उनका ऑयल इन्हीं कंपनीज के जरिए जा रहा है, रोजमर्रा की तमाम इशा इन्हीं कंपनीज के जरिए जा रही है। तो अगर ये रेड सी से नहीं गुजर रही तो एक्स्ट्रा जो नुकसान हो रहा है वो अमेरिका को भी तो हो रहा है। तो इधर से प्रेशर अलग है, ये इन्फ्लेशन और महंगाई का प्रेशर अलग है, लेकिन अमेरिका करे तो करे क्या? ना हमला कर सकता है, ना पीछे हट सकता है, कोई उसके पास, यकीन मानिए इससे ज्यादा अमेरिका कभी किसी कॉम्प्लेक्स पोजीशन में आया नहीं है। या तो उसने जंग छेड़ दिया या फिर मामलात हल किया, मोस्टली तो उसने जंगी छेड़ी हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में पिछले 80 सालों में अमेरिका कभी नहीं फंसा कि इतनी ज्यादा उसको मुश्किलात का सामना और वो जंग भी ना कर पा रहा हो और सुलह सफाई के जरिए मामलात भी हल ना कर पा रहा हो। तो इस वक्त ये सबसे ज्यादा खुद फंसे हुए हैं। आप ये एक और रिपोर्ट देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स हैज फेल्ड टू स्टेबलाइज द रेड सी एंड काउंटर द थ्रेट्स फ्रॉम हौसीज दिस वीक 299 ships with a total capacity of 4.3 million containers have changed course to do so avoid Red Sea. That is about 18% of global shipping company. Major shipping companies are still unsure about using the Red Sea डिस्पाइट द सेफ्टी गारंटी प्रोवाइडेड बाय द यूएस नेवी। अब सिर्फ इस एक वीक का उन्होंने रिपोर्ट में आया है कि 4.3 मिलियन कंटेनर्स हैं उन्होंने रास्ता बदला है, यानी कि 300 जहाज़ों ने, ठीक है। एंड देन ये टोटल कितना बनता है? पूरे ग्लोब का 18% ये बनता है। 18% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, ये जो उन्होंने रास्ता मोड़ा, सिर्फ एक वीक की ये रिपोर्ट सामने आई है। तो सोचिए ये मामलात किस हद तक जा रहे हैं। ये आपको एकदम से इतना बड़ा उछाल नाज़रीन नजर आएगा, फिर आपको समझ आएगी कि ये भाई मामलात कितने खराब हो चुके हैं। फिर इसमें आप देखें कि हौसियों ने यूरोप को क्या मैसेज भिजवाया है। जर्मनी के हवाले से पहले आप देखें, उन्होंने कहा है जर्मनी को ये पैगाम भिजवाया, डोंट इंटरफेयर द मैटर दैट कंसर्न ओनली यूनाइटेड स्टेट्स, कि ये जो हमारा यूएस और इसराइल के साथ मामला चल रहा है ना, इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और यूरोप ने वैसे ही अपना पल्लू छुड़ाया है। आपने देखा फ्रांस, इटली, स्पेन किस तरह से निकल गए, फिर वो अंदर खाते ओमान के जरिए इनके साथ राब्ते में भी हैं और अपने मामलात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका से वो 80 सालों में पहली बार हुआ है कि इस तरह से वो पल्लू झाड़कर पीछे हट गए हैं, ठीक है ना। तो यूरोप अपने मामलात हौसियों से सेट करने की कोशिश कर रहा है और हौसी भी उनको यही पैगाम दे रहे हैं कि इसराइल अमेरिका से पीछे हट जाओ, इनके साथ इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, आप गुजरे, आपसे हमें मसला नहीं, अगर आप इनसे पीछे हटते हैं तो। अगर आप भी यहाँ पर आते हैं इंटरफेयर करते हैं तो फिर आपका भी यही असर होने वाला है। अब आप ये एक मैप देखिए जिसमें ये बताया है, ये पता चला है कि हर जहाज जो यहाँ से गुजर रहा है उसने कैटेगोरिकली वहां पर लगाया हुआ है कि वी हैव नो कॉन्टैक्ट्स विद इसराइल, कि हमारा इसराइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो भी जहाज यहाँ से गुजर रहा है उन्होंने वाजे वहां पर लगाया हुआ है कि हम पर कोई हमला ना हो, और इस वक्त कोई जहाज है वो इनकी बंदरगाहों की तरफ नहीं जा रहा है। तो यमन ने एक जहाज पर पाबंदी लगा दी है, एक भी जहाज उनका गुजर कर नहीं जा रहा। तो ये यमन की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अब आपको गजा में लिए चलते हैं नाज़रीन। गजा के हवाले से बड़ी खबरें हमारे पास आ चुकी हैं और बड़े हमले किए गए। पहली नाज़रीन सबसे बड़ी खबर यह है कि डजन्स ऑफ इसराइली जो हैं उनको अपने साथ सुरंगों में वो ले गए। डजन्स ऑफ इसराइली फौजी, ये वो नहीं है जो 7 अक्टूबर को पकड़े थे, ये नए हैं जो अभी बैटल फील्ड में उन्होंने किसी को मारा और किसी को पकड़ कर जो है वो साथ ले गए।
گئے تو یہ انہی کا میڈیا کہہ رہا ہے. یہ دو بیسیکلی رپورٹس ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ 15 کے قریب یہ فوجی ہیں جن کی باڈیز جو ہیں وہ مزاحمتی تحریک کے پاس ہیں. دوسری رپورٹ کے مطابق یہ 2 ڈزن ہیں, مور دین 2 ڈزن, کہ 2 درجن سے زیادہ, یعنی یہ 25 سے 30 اسرائیلی فوجیوں کی باڈیز ہیں جو اس وقت مزاحمتی تحریک کے پاس ہیں. تو یہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ غزہ میں ہو رہی ہے. یہ تباہی اور بربادی اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے. اسی لیے جو 20 دن کی کیلکولیشن لے کر گئے تھے, آج وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سیورل منتھس چاہیے اس غزہ کو قبضہ کرنے کے لیے. اور اس غزہ کو جہاں پر آپ نے دنیا جہان کے بم گرا دیے, جہاں پر آپ نے کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا کہ یہ ریزیڈینشیل بلڈنگ ہے, یہ سویلینز ہیں, آپ نے تو ان کو پکڑ کر جو ہے وہ گرفتار کیا, ان کو ننگا کیا, ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا, ٹھیک ہے نا. آپ نے وہ ظلم ڈھائے. اس لیے اردوغان نے صحیح کہا ہے کہ نو ڈفرینس ان ہٹلر اینڈ نیتن یاہو, ٹھیک ہے نا, جس کی آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. اچھا, یہ ناظرین پہلے سب سے بڑا حملہ اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کی. اب آپ کو بتاتے ہیں جو دیگر 2-3 بڑے حملے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں. ایک فوڈ فورس پر ناظرین حملہ ہوا ہے. ان کے فوجی وہاں سے گزر رہے تھے جن کو ڈیوائس لگا کر ایکسپلوسیو ڈیوائس کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے. یہ مزاحمتی تحریک کا بیان دیکھیے. وی ڈیٹونیٹڈ این اینٹی پرسونل ڈیوائس ان ا زائنسٹ فورس پینیٹریٹنگ خوزہ ایسٹ آف خان یونس اینڈ شاٹ ڈاؤن اٹس ممبرز کلنگ اینڈ واؤنڈنگ دیم. ٹھیک ہے, سو پہلے انہوں نے یہ ڈیوائس لگائی, ان کو ہلاک کیا, اور ان میں سے اگر کوئی بچ گیا دین ان کو اپنی رائفلز کے ساتھ جو ہے وہ مار گرایا. ایک حملہ یہ ہو گیا. دوسرا ناظرین ایشکلون پر بہت بڑا حملہ کیا گیا. یہ ساحل سمندر کے ساتھ یہ سٹی ایشکلون, یہاں پر ناظرین بہت بڑا حملہ ہوا ہے. یہ آپ دیکھیے, این انٹینس میزائل سالوو واز لانچڈ ٹورڈز ایشکلون اینڈ سائرنز ور ساؤنڈڈ دیئر. ٹھیک ہے نا, تو ان کی پورٹ سٹی ہے یہ سب سے اہم, جس پر یہ ایک بڑا میزائلوں کے ساتھ حملہ ہوا ہے. تو یہ بھی اسرائیل کی بیسیکلی ناکامی ہے کہ جناب وہ اتنے 83 ڈیز آف وار کے بعد بھی وہ مزاحمتی تحریک کی یہ جو فائرنگ کیپیسٹی ہے اس کو نہیں توڑ سکا ہے. پھر ناظرین اگلی سب سے بڑی خبر آپ کے لیے لے کر آئیں. یہ ناظرین پتہ چلا ہے کہ جو مینٹل النس یعنی ان کے پاگل ہونے کے, مینٹل ہونے کے جو کیسز ہیں وہ اب پتہ چلا ہے کہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, بہت زیادہ سامنے آ گئے ہیں. اور جو سوسائڈ کے کیسز ہیں وہ ناظرین بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. یا پہلے ان کا بیان دیکھیے, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ دا اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن رپورٹڈ آن دا فورم آف ڈائریکٹرز آف سائکیٹرک ہاسپٹلز the number of cases of mental illness and suicide has increased. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہو گئی. پھر دوسرا عام ترین بیان دیکھیے, mental illness are spreading in Israel and have reached the point where the directors of psychiatric hospitals are demanding the state of emergency to be declared in the country. ناظرین یہ صورتحال ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مینٹل النس کے, پاگل ہونے کے, فوجیوں کے اور باقی لوگوں کے اتنے زیادہ کیسز سامنے آ گئے ہیں کہ وی شوڈ ڈکلیئر اسٹیٹ آف ایمرجنسی. یہ صورتحال ہے ناظرین. 7 محاذ ان کے خلاف کھلے ہوئے ہیں, غزہ میں ہلاکتیں الگ سے ہو رہی ہیں. دین یہ جو ذہنی مریض بن گئے ہیں, پاگل ہو گئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے. اب اس سے زیادہ بیان میں آپ کے سامنے کیا رکھوں. دراصل ناظرین جو ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے نا وہاں پر, جو مزاحمتی تحریک جس جذبے بہادری کے ساتھ وہاں پر لڑ رہی ہے, یعنی ایسے کیسز آپ کے ساتھ ہم پہلے رپورٹ کر چکے ہیں کہ جب مزاحمتی تحریک کا